संविधान का सम्मान करते हुए इन लोगों को शपथ ना दिलवाया जाए जब तक कि ये लोग क्लीन चिट होकर ना आ जाएं। जिन जिन ने भी स्टेटमेंट ध्रुवीकरण के दिए हैं, नफरत फैलाने वाले दिए हैं, उन सबको अयोग्य घोषित किया जाए, जिसमें शुभेंदु अधिकारी और हेमंत सरना बिस्वा मुख्य रूप से हैं। इसलिए इन दोनों को किसी भी तरह से सीएम पद की शपथ ना दिलवाई जाए। हम ये मांग करते हैं कि इन दोनों स्टेट्स में जो भी लोग धर्म के आधार पर बयानबाजी करके, लोगों को तोड़कर बयानबाजी करके, तोड़ने की बयानबाजी करके, लोगों का ध्रुवीकरण करके जो इन्होंने वोट हासिल करे हैं, इन सबको अयोग्य घोषित किया जाए। चुनाव आयोग तो पूरी तरह से कंप्रोमाइज्ड है। चुनाव आयोग ने तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम किया है। वो सर्वविदित है, सब लोगों को पता है। अभी कल ही जो अपीलेट फोरम बनाया गया, जो एसआईआर के मामले देखने के लिए थे, उन्होंने जज साहब ने रिजाइन कर दिया। तो ये सब चीजें आपको देखने की जरूरत है कि किस तरह से इंस्टीट्यूशंस को कंप्रोमाइज किया जा रहा है। बंगाल और आसाम में जो हुआ, वहां पर ध्रुवीकरण किया गया, कार्ड खेला गया, हिंदुत्व कार्ड। उस कार्ड के मुताबिक उन्होंने कहा कि साहब, जैसे आपके अधिकारी साहब के, सुरेंद्र अधिकारी साहब के स्टेटमेंट बहुत सारे हैं, जिसमें से कुछ स्टेटमेंट एक दो मैं यहाँ पे कोट करता हूं कि अब सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, अब जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। तो आपने बिल्कुल लोगों के अंदर से उन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जो आपको वोट नहीं देंगे, जो आपके साथ में नहीं खड़े होंगे। तो ये संविधान की भावना के खिलाफ बात है कि आप किसी भी तरह से ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप सीएम बनते हो या आप एमएलए बनते हो, कुछ भी बनते हो, वो आप जितने भी उस कंस्टिट्यूंसी के लोग या उस प्रदेश के लोग होते हैं, सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। संविधान इस चीज को मना करता है। जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो इलेक्शन लड़ते हैं, उनका एफिडेविट है, यहां पर जो इलेक्शन कमीशन के पास एफिडेविट होता है, जिसमें कसम खाई हुई है कि हम इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। नफरत फैलाने वाली बात सिर्फ यहीं पे बात नहीं है, बल्कि इलेक्शन के अंदर सीधे सीधे बात की गई कि साहब, भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी है और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पार्टी है। अनफॉर्चुनेटली ये फैलाया गया, तो उससे क्या हुआ, ध्रुवीकरण किया गया कि तमाम हिंदू लोग वोट भारतीय जनता पार्टी को दो और जो बाकी लोग हैं वो हिंदुओं के अलावा वो दूसरी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को वोट दो। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जब इस चीज पे इलेक्शन लड़ा जाता है, इलेक्शन कमीशन चुप होकर बैठ जाता है, इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज्ड है, लेकिन भारत का संविधान कंप्रोमाइज नहीं है। भारत का संविधान किसी भी तरह से कोई उसका अपमान नहीं कर सकता, कोई उसका निरादर नहीं कर सकता, कोई उसके खिलाफ काम नहीं कर सकता। जब भारत के संविधान ने बिल्कुल साफ साफ व्याख्या कर दी, एक व्यवस्था दे दी कि धर्म के आधार पर इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता, धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, धर्म के आधार पर आप दूसरे लोगों को, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको आप अलग थलग नहीं कर सकते। तो ध्रुवीकरण ये वाला करना कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग एक पार्टी को वोट दें और दूसरे पर्टिकुलर रिलीजन के लोग दूसरी पार्टी को वोट दें, ये भारत के संविधान के खिलाफ है। तो इस पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी के जो कमान थी, बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी के पास थी और आसाम के अंदर हेमंत सरना बिस्वा के पास थी। इन दोनों के स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड हैं, जो हेट्रेड फैलाने वाले हैं, नफरत फैलाने वाले हैं। इनकी पार्टियों के और भी स्टेटमेंट हैं, और भी लोगों के स्टेटमेंट हैं जो नफरत फैलाने वाले हैं। इसी कड़ी में हुमायूं कबीर का भी स्टेटमेंट है जो नफरत फैलाने वाला स्टेटमेंट है। इसी कड़ी में हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब के स्टेटमेंट है जो नफरत फैलाने वाले स्टेटमेंट है। ये सारे लोग देश को ध्रुवीकरण की आग में झोंक रहे हैं। ध्रुवीकरण की आग सिर्फ यहीं तक बात नहीं है, ये देश के संविधान को छिन्न-भिन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। देश के संविधान को छिन्न-भिन्न किया जा चुका है। अब इन सब चीजों को करके देखिए, आईपीसी के अंदर बहुत सारे सेक्शंस है, जो बीएनएस है, जो हेट्रेड की बात को पनिशेबल बताता है। कोई अगर हेट्रेड की बात करता है तो पनिशेबल है। इसी तरह से संविधान में या पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि जो भी इस तरह के ऑफेंसेस करेगा, नफरत फैलाने वाली बातें करेगा, करप्ट प्रैक्टिसेस करेगा, लोगों के अंदर इसके जो सेकुलरिज्म है उसको घात पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो वो फिर उसको कोर्ट सजा देने का काम करेगी। या सजा होने के बाद में उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा। वो फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो फिर कोई भी संवैधानिक जिम्मेदारी पर नहीं रह सकता। तो यहां पर जो लोग बिल्कुल दावा कर करके इलेक्शन जीते हैं कि उन्होंने जैसे कसम खा ली हो वो सेकुलरिज्म को खत्म कर देंगे, उन्होंने जैसे कसम खा ली हो कि वो देश को दो भागों में बांट के रख देंगे, तो यहां पर इन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का अतीत भी हमारे सामने है। मुस्लिम लीग के साथ में उन लोगों ने मिलकर के बिफोर पार्टीशन सरकार बनाई थी बंगाल के अंदर और प्रोविंशियल फ्रंट के अंदर।
यहाँ पर जो सरकारें बनाई थी उन्होंने भारतीय उस वक्त की जो पार्टी थी इनकी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के, दोनों का काम वही था। मुस्लिम लीग का काम भी देश को बांटने का था और इनकी जो आइडियोलॉजी थी, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उसका भी काम देश को बांटने का था। आज भी वही चीज है। मुस्लिम लीग की जगह हुमायूं कबीर को लेके आ गए और ये हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेके आ गए। फर्क सिर्फ इतना है। तो ये सबके सामने है, तमाम चीजें रिकॉर्डेड हैं, सोशल मीडिया पे भी मौजूद है, इलेक्शन कमीशन के पास भी मौजूद है। तो इसमें अब आपने वेट किस बात का करना है? आप इनको पहले सीएम बनाएंगे, आप ऐसे लोगों को पहले एमएलए बनाएंगे जिन लोगों ने नफरतें बटाई हैं, जिन लोगों ने देश को बांटने का काम किया है, फिर उसके बाद में देश चलेगा, फिर देश चलेगा, और ये करते करते 5 साल निकल जाएंगे। तो फिर ये हमारे संविधान की अवमानना हुई, ये संविधान के खिलाफ बात हुई। इसलिए आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है, इसके जरिए हम ये मांग करते हैं कि इन दोनों स्टेट्स में जो भी लोग धर्म के आधार पर बयानबाजी करके, लोगों को तोड़कर बयानबाजी करके, तोड़ने की बयानबाजी करके, लोगों का ध्रुवीकरण करके जो इन्होंने वोट हासिल करे हैं, इन सबको अयोग्य घोषित किया जाए और यहां पर इन दोनों जगह पर प्रेसिडेंट रूल लगा करके दोबारा से यहां पर इलेक्शन करवाए जाए, ताकि किसी भी तरह से कोई भी इंसान जब देश के संविधान के खिलाफ बोलने की जुर्रत भी करे तो वो 1 लाख बार सोचे कि देश का संविधान सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूशंस कंप्रोमाइज भले हो जाएं, लेकिन देश का संविधान हमेशा से है, जब से देश आजाद हुआ है, और हमेशा रहेगा। हमारा देश लगातार तरक्की करेगा। इसलिए इस देश के संविधान के मुताबिक हमारी मांग है कि इन सारे लोगों को, तमाम एमएलएस को भी, जिन जिनने भी स्टेटमेंट ध्रुवीकरण के दिए हैं, नफरत फैलाने वाले दिए हैं, उन सबको अयोग्य घोषित किया जाए, जिसमें शुभेंद्र अधिकारी और हेमंत सिन्हा बिस्वा मुख्य रूप से हैं। इसलिए इन दोनों को किसी भी तरह से सीएम पद की शपथ ना दिलवाई जाए। आप इनको राजनीतिक बयान कैसे करेंगे? बताइए कि आपके संज्ञान में नहीं है ये चीजें कि इन्होंने नफरत फैलाने वाले बयान दिए हैं? राजनीति के प्रेरित तो बयान तब होते हैं जब इन्होंने ऐसी बात नहीं कही होती, या मैं ये मांग नहीं कर रहा होता कि इनको अयोग्य घोषित किया जाए। अयोग्य घोषित करने की मांग कहां से राजनीति से प्रेरित है? क्यों वो लीगल नहीं है? मुझे एक चीज उसका रीजन बता दीजिए, और फिर क्या तरीका है उसको। कोई अगर नफरत फैलाने का बयान देता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी हुई है, एक नहीं बहुत सारे जजमेंट में दी हुई है कि किसी फॉर्मल कंप्लेंट की जरूरत नहीं है, कंसर्न एसएचओ की जिम्मेदारी है वो फौरन उस पर एफआईआर करे। तो जब इंस्टीट्यूशंस उस कॉन्स्टिट्यूशनल कर्तव्य को डिस्चार्ज करने में कोताही बरत रहे हैं, तो फिर और हम उसकी मांग कर रहे हैं, तो इसमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट ये कहां से है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अनुराग ठाकुर पर कहां कार्रवाई की? आपकी जो बात है अनुराग ठाकुर पर कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जब व्यवस्था दे दी कि वहां पर उस कंसर्न एसएचओ का जहां भी वो बयान दिया गया है या जहां भी लोगों ने बयान सुना है, वहां पर उसको फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर वो नहीं करते हैं तो जो कंसर्न एसएचओ है वो भी, उसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होनी चाहिए। तो यहां पर आपने जो बात कही कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक्शन नहीं लिया या उनको छूट दे दी, बात मैं उससे पहले की कर रहा हूं कि कितनी एफआईआर अनुराग ठाकुर के खिलाफ हुई, कितनी एफआईआर बाकी लोगों के खिलाफ हुई, उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें कोई जब एफआईआर नहीं हुई तो इन्वेस्टिगेशन कहां से होगी? जब इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट का किसी को छोड़ देने का मतलब क्या रह गया है? तो इस तरह से तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने चीजें परोसी जाती है, वो बेसिकली वही संविधान के खिलाफ चीजें हैं। उसी लिए तमाम देश को इस बात को जानना जरूरी है कि जिस तरह से चीजें प्रचारित की जाती हैं, कानून वैसे नहीं है। कानून तो यह है कि फौरन एफआईआर होनी चाहिए थी। आपने कभी सुना है कि बिना एफआईआर के कोई इन्वेस्टिगेशन हुई हो नहीं सकती, कानून है ये। और बिना इन्वेस्टिगेशन के कोर्ट में मुकदमा नहीं चल सकता, और बिना कोर्ट में मुकदमा चले हुए कोई बरी नहीं हो सकता। तो फिर अनुराग ठाकुर कहां से बरी हो गए? चुनाव आयोग भी तो कोई इसमें चुनाव आयोग तो पूरी तरह से कंप्रोमाइज्ड है। चुनाव आयोग ने तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम किया है, वो सर्वविदित है, सब लोगों को पता है। अभी कल ही जो अपीलेट फोरम बनाया गया, जो एसआईआर के मामले देखने के लिए थे, उन्होंने जज साहब ने रिजाइन कर दिया। तो ये सब चीजें आपको देखने की जरूरत है कि किस तरह से इंस्टीट्यूशंस को कंप्रोमाइज किया जा रहा है। जो लोग कंप्रोमाइज नहीं होते उनसे फिर रेजिग्नेशन दिलवाया जाता है।
या वो अपने आप मजबूरी में आकर रेजिग्नेशन देते हैं कि जो लोग प्रेशर नहीं झेल सकते, तो किस तरह से जो लोग ईमानदार हैं वो कितने प्रेशर में काम कर रहे होंगे, इस चीज का जरा अंदाजा करिए। इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी से भी हम आग्रह करते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से आग्रह करते हैं कि आप लोग आइए, अब सड़कों पर आने का वक्त है, अब आंदोलन का वक्त है। जैसा आंदोलन पूर्व में बहुत सारे हमारे महापुरुषों ने किया है, महात्मा गांधी जी ने किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, तिलक साहब ने किया, लोकमान्य तिलक साहब ने किया, सरदार पटेल साहब ने किया, राम मनोहर लोहिया साहब ने किया, माननीय कांशीराम जी ने किया। ये तमाम आंदोलन अब सबके सामने है, वो सारे आंदोलन अब करने की जरूरत है। अभी बंगाल में शपथ ग्रहण का समारोह होने की तैयारी है और शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। एग्जैक्टली हमारे पास में उत्तर प्रदेश का भी एक एग्जाम्पल है सामने। जब वहां पर सरकार बनी उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर माननीय योगी जी सीएम बने, तो माननीय योगी जी ने अपने खिलाफ तमाम मुकदमे वापस करवा लिए। तो आपकी इस बात में तथ्य है कि वो सीएम बनेंगे तो अपने खिलाफ मुकदमे वापस करवा लेंगे, तो इंसाफ कहां हुआ। इसीलिए इनको अयोग्य घोषित किया जाए, इसीलिए इनको सीएम पद की शपथ नहीं दिलवाई जाए, क्योंकि ये लोग फिर अपने खिलाफ मुकदमों को वापस करवा लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो प्रोविजंस जो सीआरपीसी के अंदर हैं वो देश को सर्व करने के लिए हैं, उनका मिसयूज फिर ये लोग तमाम ताकत के नशे में आके करते हैं। इसीलिए हमारी ये डिमांड है कि इन लोगों को ना सीएम बनाया जाए, इन लोगों को ना एमएलए की शपथ दिलवाई जाए, इसलिए इनको अयोग्य घोषित किया जाए। शपथ हो जाएगा, फिर उसके पहले कैसे आप क्या हमारी डिमांड है सर, हम सिर्फ डिमांड ही तो कर सकते हैं, हम एक आम इंसान ही तो हैं। आम इंसान इस देश में क्या कर सकता है, डिमांड कर सकता है, मांग कर सकता है। हम तमाम नेताओं से भी बात कर रहे हैं, हम तमाम लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं कि आइए भाई सड़कों पर। आपके संविधान का, हमारे संविधान का हनन हो रहा है, हत्या हो रही है संविधान की। यहाँ देश के प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। कोई इंसान अगर संविधान के लिए कंसर्न रखता है, चुनाव रद्द हो सकते हैं भाई बता रहा हूँ, कोई आदमी अगर संविधान के लिए कंसर्न रखता है, वो डिमांड कर रहा है, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए उस चीज को कि देखिए साहब, कुछ लोग कोशिश तो कर रहे हैं, कुछ लोग मेहनत तो कर रहे हैं, आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उनके सवाल को मजाक के तौर पर पेश किया जाना चाहिए। ये होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है। इस आधार पर वही जानना चाह रहा हूँ, कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा चीज। मैंने आपको सेक्शन 8 का अभी रेफरेंस दिया, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का। उसके अंदर प्रावधान है कि कोई भी आदमी जो एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा है, एमपी का इलेक्शन लड़ रहा है, एमएलए या एमपी नहीं बन सकता और वो बन भी गया है तो उसको अयोग्य घोषित किया जाए। जो नफरतें फैलाने की बात करता हो, उसके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के मुकदमे हो या करप्ट प्रैक्टिसेस उसके खिलाफ साबित हो गई हो। अब यहां पर ये वाली चीज है कि इलेक्शन के अंदर तमाम स्टेटमेंट दिए गए, हाथों हाथ पे सरसों नहीं उगा करती है। अब स्टेटमेंट दिए हैं, उसके इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है, इन्वेस्टिगेशन में अनफॉर्चुनेटली टाइम लगता है, फिर कोर्ट में उसके डिस्पोजल में टाइम लगता है, तो उसी को 5 साल निकल जाते हैं। जैसा भी मेरे दूसरे भाई ने कहा कि वो अपने खिलाफ मुकदमे विड्रॉ कर लेते हैं, तो अब बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता तो यही है ना कि संविधान का सम्मान करते हुए इन लोगों को शपथ ना दिलवाया जाए, जब तक कि ये लोग क्लीन चिट होकर ना आ जाएं। बजाय इसके कि ये लोग जब इनको सजा हो जाएगी तब इनको ये घोषित करेंगे। लोग महाराष्ट्र का चुनाव भी रद्द करा रहे थे, हरियाणा का चुनाव भी रद्द करा रहे थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं अभी तक। हुआ कुछ नहीं, अनफॉर्चुनेटली होना चाहिए था। अगर हुआ कुछ नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कोशिशें बंद कर दें। अगर कुछ लोग कंप्रोमाइज्ड हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तमाम पूरा मुल्क भर कंप्रोमाइज्ड है। अच्छे ईमानदार लोग भी हैं, हो सकता है कल किसी ईमानदार के पास में केस चला जाए और वो कर दे। तो क्या कह रहे हैं आप, जज बेईमान है? मैंने ऐसा नहीं कहा जज बेईमान है सर, प्लीज माइंड योर वर्ड्स। मैं बिल्कुल साफ तौर से कह रहा हूं, ईमानदार लोग भी हैं, ईमानदार और मजबूत और ताकतवर लोग भी हैं जुडिशरी के अंदर और बाकी इंस्टीट्यूशंस में। जब उनके पास मामले जाते हैं तो फिर बहुत परिणाम होते हैं। हमने देखा इमरजेंसी के वक्त में माननीय श्रीमती गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, उनके इलेक्शन को रद्द करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब भी तो थे। इसका मतलब क्या सारे बाकी मेहमान थे? ऐसा तो नहीं है ना। तो कोई आदमी अगर अपने फंक्शन को डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, किसी वजह से कोई मजबूरी है, कंप्रोमाइज्ड है, प्रेशर है, दबाव है, क्या पता नहीं क्या है क्या नहीं है,